टैप है वहाँ पे ना ना, मेरा यहाँ है। चलिए हो गया। चलो चलो देखो ध्यान से सुनना इधर। सेंटर ऑफ मास ही चला था लास्ट क्लास ना, सेंटर ऑफ मास का इंट्रो दे दिया था ना लगभग। चलो ध्यान से पढ़ना है, इसको सीखना है ना। सेंटर ऑफ मास क्या था याद है आप लोगों को ना? सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन बता दिया गया था ना। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर लाई करता है, बॉडी के बाहर लाई करता है। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे एक्चुअल में मास का प्रेजेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है? अरे हो सकता है, मास फिजिकली प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है ना। याद करो तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ बात किया था हमने, याद है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स से बात कर चुके थे ना हम लोग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स में क्या बातें हुई थी बताओ जरा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, इसमें क्या चर्चा किया था हमने? बाबू बोलो रे डमरू लोग, बोल 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 जरा, याद है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स में जिक्र जो चला था यही चला था ना कि अगर कोई दो मासी पार्टिकल हैं, पार्टिकल मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक का मास m1 है और दूसरे का मास क्या है m2, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग मासी पार्टिकल in between massive particle and closer to that mass having higher magnitude. Am I right? ये दोनों बीच के मतलब बोल सकते हो दोनों मास के बीच का जो सेपरेशन था वो हमने क्या माना था? d। अरे क्या माना था? मैं मान लेता हूं m1 से कितना डिस्टेंस पे था? x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास, और m2 से कितना डिस्टेंस पे? y। m2 से कितना डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे। अरे सेंटर ऑफ मास बेसिकली एड्रेस ही तो है पॉइंट का। सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। तो जब भी अगर सेंटर ऑफ मास पूछोगे तो सबसे पहले आपको क्या डिमांड करना था? रेफरेंस पॉइंट, कहां से बताना है। अरे यही ना, अगर नहीं रहा तो जो ऑप्शंस दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा, जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें दिया, और अगर रेफरेंस पॉइंट के साथ डिस्कशन किया होगा यहाँ से इतना डिस्टेंस पे, वहां से उतना डिस्टेंस पे। अरे यही ना। तो अब देखो जरा, अगर मैं ए पॉइंट को सेंटर ऑफ मास मान रहा हूं तो बताइए एक्स का जो वैल्यू हमने निकालना सिखाया था याद है? m2d अपॉन व्हाट? m1 प्लस m2। याद है या नहीं याद है? अरे क्लियर है? चलो y बताओ, y का वैल्यू कितना था? m1d अपॉन व्हाट? m1 प्लस, am I right or not? मुझे बताओ जरा, यहाँ d क्या है? d है क्या? किसके बीच का डिस्टेंस है? यस, सेपरेशन बिटवीन द टू इवन पासिव पार्टिकल्स ना। अच्छा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें एक छोटा सा एग्जांपल्स मैं दिया था शायद ना लास्ट क्लास, जो नए हैं मतलब जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बताओ जरा। अगर यहाँ पे एक मासिव पार्टिकल मैं ले लेता हूँ 60 kg, कितना रे डमरू लोग बाबू, और यहाँ पे एक मासिव पार्टिकल हमने ले लिया कितना? 20 kg। इसके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितना सेंटीमीटर, बोल दो जरा, बोलो जरा, कितना कितना? 160 सेंटीमीटर लेकर के देखते हैं। बताओ सेंटर ऑफ मास किसके करीब लाई करेगा? 60 kg के करीब या 20 kg करीब? 60 kg करीब। क्यों? मास ज्यादा है। तो आपका ऑप्शंस जो दिया रहेगा, अगर इससे निकालना है सेंटर ऑफ मास, हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग मासिव पार्टिकल in between massive particle and closer to that mass having higher magnitude. Am I right? x का वैल्यू आपने निकाल लोगे, यही ना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा बउआ। बता x का वैल्यू आप निकालोगे, x का वैल्यू कितना आएगा बताइए जरा। x का वैल्यू डायरेक्ट निकालने आता है ना, 20 अपॉन व्हाट? 20 प्लस 60 इंटू व्हाट? 160 सेंटीमीटर। ये तो कटेगा ना, ये जो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर है तो मीटर में रहेगा, उसको रहने देना। बताओ 20 अपॉन, वाह 60 प्लस 20 80, वेरी गुड, इंटू 1। बैठिए, आइए 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 आप लोग महानुभाव लोग आइए, और लेट करके आओ। अच्छा ये बात है, 40 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। बैठो बैठो बैठो, बैठिए बैठिए बैठिए।
सेंटर ऑफ मास का पहला लेक्चर किनका है? वेरी गुड, सबका लगभग पहला ही है। चलो ठीक है, कॉपी करो करो करो। बाबू अभिमन्यु का चेहरा उतरा हुआ है, कह रहा प्रकाश तो है ही नहीं। प्रकाश नहीं है ना? कुछ होमवर्क भी दिया गया था क्या? चलिए, नहीं नहीं, जिनका कॉपी किया हो क्यों करेंगे? जो कल का क्लास छोड़े थे उनके लिए छोटा सा समअप है। कल अटेंड जो क्लास किए हैं ना उनके लिए नहीं है कोई दिक्कत। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हो गया? आप आई थी लास्ट क्लास? आइए आइए बैठिए। हो गया? थोड़ा ज्योमेट्री पे भी ध्यान देना है। ज्योमेट्री मालूम है ना आप लोगों को? आगे बढ़ो क्या? पता है ना बाबू आप लोग को इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में? याद है इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोला जाता है? जिसका साइड लेंथ बराबर हो या ना हो। हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्रायंगल है? 3। वेरी गुड। साइड लेंथ ऑफ ईच साइड शुड बी इक्वल ना। ए बी एल, ए बी क्या है? एल। ए बी क्या है? बताओ जरा इसका आल्टीट्यूड का हाइट कितना होगा रे बाबू डमरू लोग? ये सब बताया हुआ है ना। वो क्या करेगा जब ये इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इसका लेंथ कितना? l/2। इसका भी लेंथ कितना? l/2। एम आई राइट? बताओ इस साइड लेंथ कितना हो जाएगा? अरे डमरू लोग, √3l/, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली एड्रेस है ना किसका? एक पॉइंट का। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट ही ना है जी। तो उसका एड्रेस बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ता है? रेफरेंस पॉइंट। वो ऐसे क्या देख रहे हो उसको तुम? इधर देखो, एकदम गौर से उसी को देखे जा रहे हैं एकदम। निखिल कुछ बोल रहा था क्या? अच्छा, अरे कोई प्रॉब्लम? तो एक ही मतलब सेंटर ऑफ मास अगर रिप्रेजेंट करना हो तो एक पॉइंट ही है वो, तो उसका एड्रेस बताने का तरीका अलग अलग होगा। रेफरेंस पॉइंट सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार जो रेफरेंस पॉइंट हो उसके अनुसार आंसर को मैच कराओगे तुम। अरे क्लियर है? चलिए एक बना करके दिखाइए जरा। सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ इन पार्टिकल्स भी हमने बढ़ा दिया था लास्ट क्लास, याद है? उस पर केवल क्वेश्चंस लेंगे या रिकॉल कराने की दरकार है? बताने की जरूरत है? लोगों को लग रहा है बताने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, घर पे रहिए और बार बार आकर के पूछते रहिए। कोई बात नहीं। देखो बहुत सारे स्पेस में पार्टिकल्स हैं। मैं मान लेता हूँ एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल था उसका मास क्या था? m2। कोई थर्ड पार्टिकल है जिसका मास m3 है, कोई फोर्थ पार्टिकल है जिसका मास कितना मान ले रहा हूँ? m4। ऐसे करते करते कोई पार्टिकल है nth पार्टिकल का मास mn। अरे क्लियर है? ये क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। क्लियर है? अब सेंटर ऑफ मास इसका बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? रेफरेंस पॉइंट ना। क्या कंसीडर करेंगे? रेफरेंस पॉइंट। अरे क्लियर है? ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका? अरे ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा कंसीडर करते हो डमरू लोग? अरे बोल भाई, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए रेफरेंस पॉइंट वो है, तो ओरिजिन से सारे मासिक पार्टिकल का डिस्टेंस होगा, पता है ना आप लोग को? मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट पार्टिकल मास m1 को कंसीडर कर रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट क्या है?
x1 कोमा y1 कोमा z1। m2 का क्या होगा x2 कोमा y2 कोमा z2। अरे क्लियर है। और ऐसे ही m3 का समझ ही रहोगे, x3 y3 z3 ले लेना। mn का xn कोमा व्हाट yn कोमा zn। अरे कोई प्रॉब्लम बताओ। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना होता किसका m1 का, मासी पार्टिकल m1 का पोजीशन वेक्टर, तो आप इसको कैसे लिखते? r1 वेक्टर से लिखते थे ना। अरे इसे पढ़ाया हुआ है ना। बताओ r1 कितना हो जाता? यस r1 जो होता हो क्या हो जाता बोलिए? x1 i कैप प्लस ऑफ व्हाट y1 j कैप प्लस व्हाट z1 k कैप। अरे क्लियर है। अगर मैं सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ मासिव पार्टिकल m2 का कंसीडरेशन करता तो व्हाट विल बी दैट r2 will be equals to what x2 i cap plus of what y2 j cap plus of what z2 k cap। am I right? Similarly r3 you can write। what about rn? you have better idea than me। got it? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली पॉइंट, मैं बार बार तो यही बोल रहा हूं ना, center of mass may lie inside the body as well as outside the body, where its whole mass we are supposed to be considered for dealing its translatory motion ना। किसके लिए? ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करने। अरे क्लियर है ना। मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास, इसका अगर देखा जाए तो पूरे का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अगर कंसीडर करूं मैं इसी रेफरेंस पॉइंट से, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, और ये क्या है जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। यही ना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे पड़ा हुआ है। अरे है। इसका जो पोजीशन वेक्टर लिखोगे क्या लिखोगे? आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है ना। तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कैसे पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का लिखोगे आप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी एक्सप्रेस्ड एज m1 r1 plus of what m2 r2 plus of what m3 r3 plus of what dash 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 mn rn upon what sum of all individual masses m1 plus m2 plus m3 plus dash 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 what mn। am I right or not? A vector equation is equivalent to three scalar equations। ये भी बात समझ ही रहे होगे आप लोग। अगर मैं r1 का वैल्यू पुट करता तो क्या पुट करूंगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अरे है। r2 का वैल्यू पुट करना हो तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। r3 का वैल्यू पुट करना हो तो x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। rn का वैल्यू के लिए xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। अरे करोगे। तो फाइनली मैं बता चुका था आप लोगों को कि जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी व्हाट m1 x1 प्लस व्हाट m2 x2 प्लस व्हाट m3 x3 प्लस डैश 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 mn x6। am I right or not? upon what yes m1 प्लस m2। ऐसे मास ऑफ सिस्टम भी लिख करके आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर है। तो क्या है समेशन के फॉर्म में लिखना सिखाया था mi xi अपॉन व्हाट अपॉन व्हाट समेशन ऑफ mi। am I right or not? अरे क्लियर है, समझ में आया है। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सिमिलरली आप लिख सकते हो। ये समझ रहे हो ना तुम लोग? खुद से लिख लोगे ना, मैं सिग्मा में डाल देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा mi yi अपॉन व्हाट। अरे क्लियर है। Similarly, z coordinate of center of mass you can write that will be what mi zi upon what mi। am I right or not? अरे कर लोगे ना। एक वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? थ्री स्केलर इक्वेशंस के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर पोजीशन वेक्टर पे आपको अगर कमांड है ना तो पोजीशन वेक्टर के साथ ही चले जाना, इसी के साथ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर सेपरेट कर सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को। अरे क्लियर है। कभी भी आए इस तरह का। और अगर कहीं अगर आपको सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिया रहे, इन जनरल जैसे नेट में ट्रायंगल का फॉर्म में पूछ देता है, रेक्टेंगल का फॉर्म में पूछ देगा, रेक्टेंगल्स दे देगा, उसके कॉर्नर्स पे कुछ मासिस पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना। तो कोऑर्डिनेट के टर्म में भी कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी कर सकते हो, इसमें कोई
टेंशन का है ही नहीं, देयर इज नथिंग टू पुट सो मेनी प्रेशर इन योर हेड ना, आप एज इट इज जा सकते हो, इजी गोइंग है, सब बहुत आसान सा चीज है केवल ना, छोटा सा है, बार बार बोल रहा हूँ ना मैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। अगर देखा जाए एड्रेस, पहले तो अभी हम लोग एड्रेस ही ना बता रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन ही तो करना है अभी हम लोग को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा सा अच्छा आएगा, मोशन, सेंटर ऑफ मास का मोशन वगैरह की स्टडी करेंगे तो वहां थोड़ा सा कुछ अच्छा चीज पढ़ने को मिलेगा आपको ना। ये बेसिकली अगर 10th का ज्योमेट्री अगर मालूम है आपको तो सब चीज सॉल्वेबल है एकदम, कहीं कोई खास दिक्कत नहीं होता है, समझ में आता है ना। आप लोग पढ़े हो 10th में तो पढ़े ही हो ना जी, बताना पॉइंट का एड्रेस बताना नहीं सीखे हैं आप लोग क्या, मैं तो यहाँ भी पढ़ाया हूँ, पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी पढ़ाया हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, सब सारी बातें बताई गई है कि नहीं। वेरी गुड, चलो ठीक है, ये कॉपी कर लिया हो आप लोग, जल्दी करती चलो आगे बढ़ो। हो गया कॉपी, वेरी गुड। है नहीं अरे नशा नहीं ना किए हो रहे तुम लोग, कॉपी कर लिया। चलो स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, आप लोग स्पीड बढ़ाइए। क्या हो गया, चलो ठीक है ना। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हुए हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी सब लोग को मालूम है ही ना। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ 8 kg, जल्दी देखो यहाँ पे ले लिया मैं 5 kg, और यहाँ पे क्या ले लिया 3 kg। कोई अगर बोलता है सेंटर ऑफ मास इसका बताओ, तो पहले आपको क्या डिमांड करना है, रेफरेंस पॉइंट बता, नहीं तो जोरदार तमाचा दे देना। आपको सबसे पहले क्या पूछना है, रेफरेंस पॉइंट बताओ, कहाँ से बताना है। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया है, ऑप्शंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन है, तो रेफरेंस पॉइंट के साथ ऑप्शंस दिया रहेगा, ऑप्शंस में जो भी मेंशन रहेगा वो रेफरेंस पॉइंट के साथ उसका एग्जैक्ट एड्रेस बताया हुआ रहेगा। चलिए मैं मान लेता हूं, इसको मैं कंसीडर ही कर रहा हूं। चलिए ए एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, और ए ओरिजिन हो गया। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हर एक मासी पार्टिकल को आप अच्छे से देखो, उसका एड्रेस बताओ अच्छे से। एड्रेस बताने के लिए आप पोजीशन वेक्टर की भी मदद ले सकते हैं, और नहीं तो कार्टेशियन सिस्टम में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को भी बता करके आप बढ़ सकते हैं। बताइए अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका सबसे पहले क्या होगा कि आप उसका लेंथ पता कर लो, और लेंथ क्वेश्चन के अनुसार दिया है, मान लेता हूँ एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एल दिया है। अब बताओ अगर इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है तो ये क्या करेगा, इट विल बाइसेक्ट द लेंथ और नॉट, तो ए वाला कितना हो जाएगा बताइए L/2। अरे क्लियर है, हाउ मेनी massive particles are present, there are 3 massive particles, got it, you have to find the address of each massage। आप सोच करके देखो, इसका अगर देखा जाए तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, L/2 कोमा व्हाट 0, y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। अरे क्लियर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस, yes minus L/2 comma, what about the coordinate of this,
ये पॉइंट तो है वाई एक्सिस पे ही तो लाई कर रहा है, पॉइंट किस एक्सिस पे लाई कर रहा है डबल लोग, वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, अभी जस्ट बताया हुआ है ना, ये अल्टीट्यूड है, यही ना है इसका अल्टीट्यूड। इसकी हाइट कितनी होगी बताइए जरा, ए वाला ये कितना होगा? तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग? वाई कोऑर्डिनेट। तो √3l अपॉन, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो, पोजीशन वेक्टर के टर्म में डील करना चाहोगे या फिर कार्टेशियन सिस्टम के साथ जाओगे? मतलब डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेकर के जाना चाहोगे या फिर आर वेक्टर के टर्म में ही बात कर दूं? आर वेक्टर के दोनों टर्म में बात करता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बताओ जरा, M1 मासी पार्टिकल हमने कंसीडर करना है। M1 कौन है, किसको मान रहे हो आप? क्या इसको मैं 5 kg वाले को M1 बोल दूं क्या? चलिए इसको मैं M1 बोल दे रहा हूं, ये क्या है? M1। तो M1 क्या रहा बताइए आपका? ये 5 kg है वाला। अगर आपसे पूछा जाता R1 बोला जाता, R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ मासिव पार्टिकल M1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं R1 वेक्टर में बताइए? आप लिख सकते हो L/2 I कैप, और 0 J कैप लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों मेंशन करें उसको, खत्म ना। गुड, चलिए पहला मासिव पार्टिकल का काम खत्म। इसको मैं M2 बोल दे रहा हूँ, इसको क्या मैं बोल दे रहा हूँ बाबू? इसको क्या बोल दे रहा हूँ? M2। चलो अच्छा है, बताओ M2 कितना है? 8 kg। आपसे पूछा जाता है इसका पोजीशन वेक्टर बताओ जरा, R2 कितना होता बोलो? √3l/2j कैप। अरे क्लियर है, गुड। चलिए आगे क्यों बढ़िए, मुझे बताइए थर्ड मासिक पार्टिकल कौन सा मान रहे हैं? इसको M3। 3 kg वाले को M3 बोल दो क्या? आप किसी को M1 M2 M3 मानो, एक कोई दिक्कत की विषय है ही नहीं। M3 कितना है बताओ जरा? 3 kg। आपसे पूछा जाए व्हाट अबाउट इट्स पोजीशन वेक्टर, R3 क्या होगा? अरे क्या होगा? -L/2 I कैप। Am I right or not? What about the coordinate of center of mass? And what about the position vector of center of mass? Position vector of center of mass will be given as what? M1 R1 plus of what? M2 R2 plus of what? M3 R3. Am I right or not? Upon sum of all masses. Is it clear to all of you or not? M1 कितना दिया है? That is 5 kg. R1 is what? L/2 I cap plus, बताओ मास M2 कितना है? व्हाट अबाउट R2? √3l/2। कौन सा कैप रे डमरू लोग? जे कैप। वेरी गुड, फिर आगे बढ़िए, बताइए जरा थर्ड। 3 kg है रे डमरू लोग, इंटू व्हाट? चलो केजी में है तो 3 इंटू व्हाट? अरे बोल भाई, -L/2 I कैप। अरे क्लियर है, अपॉन क्या हो जाएगा? सबका मास। बताओ 8 + 5 + 3 16 ना। चलिए बताइए ये क्या हुआ? 5l/2 I कैप -3l/2 I कैप, ये सब तो आता ही होगा आप लोग को। 5l/2 I कैप और -3l/2 I कैप क्या होगा बोलो? 2l/2, मतलब Li कैप हो जाएगा केवल क्या? अरे क्लियर है, प्लस बताइए जरा यहाँ पे 4√3l अपॉन में क्या, तो क्या हो जाएगा बोलो? L/16 I कैप, L बाई प्लस √3 अपॉन 4 LJ कैप। अरे क्लियर है, तो यही क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। एम आई राइट? आप अब सेपरेटली लिख सकते हो, इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? विल दैट बी इक्वल्स टू L/16 और नॉट? अरे इतना तो समझ आता ही है। व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास √3l अपॉन, अरे आया, समझ आया? दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत?
अच्छा, ये √3L/4 आप ऐसे भी लिख सकते थे ओरली, पता है आपको कैसे लिख सकते थे, बताइए जरा। देखो यहाँ पे 8 kg का मास है इस साइड, ये 5 kg और प्लस 3 kg, 8 kg इधर भी है ना, तो इस साइड टोटल मास 8 kg, उस साइड भी क्या है टोटल मास 8 kg। तो ए वाला जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, बीच में ही ना होगा, क्योंकि अगर दो मासी पार्टिकल इक्वल रहे, आइडेंटिकल मासी पार्टिकल हो अगर इस साइड में यहाँ तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है कि नहीं, इसका y कोऑर्डिनेट तो वही रहता, y कोऑर्डिनेट √3L/4 ही रहता, और x कोऑर्डिनेट L/16। वो तो x कोऑर्डिनेट में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं था, लेकिन y कोऑर्डिनेट का प्रेडिक्शन आप कर सकते थे ओरली भी ना। तो 3L/2 को हाफ करते तो क्या होता, √3L/4 होता। लगता है समझ में आया है। अरे आया या नहीं आया, कॉपी कर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मालूम है आप लोगों को, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उस पे भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, इस पे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे। चलिए जिनका हो गया एक क्वेश्चंस करके दिखाओ जरा जल्दी। सेम साइड लेंथ एल ही है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही। इस बार रेफरेंस पॉइंट मैं दूसरा ले रहा हूं। एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ओरिजिन यहाँ पे है इस बार। चलिए सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ दिस थ्री पार्टिकल्स कैलकुलेट करो तो जरा। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। पोजीशन वेक्टर के टर्म में करना ना, हाँ हाँ। स्पीड बढ़ाइए, जल्दी करो आप लोग। सही है क्या, गुड, वेरी गुड। क्या करोगे,
पहला मासी पार्टिकल हमने कंसीडर करना है, बताओ। चलो किसको M1 मान लूं, इसको M1 मान लूं क्या? अरे ठीक है, इसको M2 कंसीडर कर लूं। एकदम नीट के बच्चे एकदम एकदम आसानी से सीखो ना, बहुत आसान सा चीज होता है। ऐसे हाथ तुम लोग का ऐसे ही बहुत ज्यादा तंग रहता है, बहुत गरीब होते हो तुम लोग इस मामले में। ध्यान से सुनो जरा, बताओ जरा M1 किसको कंसीडर कर रहे हो आप? अरे किसको कंसीडर कर रहे हो? 2 kg को। चलो इसका पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हो क्या? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तो जरा। L, 0। अरे यहीं से लेना है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट L, y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप लोग, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? वेरी गुड, बताओ जरा यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? L/2। x कोऑर्डिनेट L/2 होगा और y कोऑर्डिनेट वही हाइट √3L/। कंफर्म हो? इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होता तो क्या लिखते आप? L/2 √3L/2। अरे क्लियर है? चलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो खुद ही बेचारा है, ओरिजिन है तो 0 0 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। चलिए M1 कितना है? 2 kg। M1 कितना है? 2 kg। चलिए R1 बताओ तो जरा कितना हो जाएगा? Li कैप। एम आई राइट और नॉट? चलिए वेरी गुड, बताइए M2 मास कितना है बाबू? अरे कितना केजी? 8 kg। अब बताओ R2 वेक्टर कितना हो जाएगा जरा बोलो। कितना? L/2 I कैप प्लस ऑफ व्हाट? √3L/2j। अरे कंफर्म हो? आता है सब ना? चलिए आगे बढ़िए, बताइए M3 कितना है? 6 kg। बताओ इसका पोजीशन वेक्टर R3 क्या? 0I कैप प्लस 0j कैप। हालांकि लिखना नहीं चाहिए, छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ अब हम लोग को सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताना है। किसका बताना है पोजीशन वेक्टर? सेंटर ऑफ मास का। बताओ आरसीएम क्या पढ़ के रखे हो आप लोग बाबू रे? M1R1 प्लस ऑफ व्हाट? M2R2 प्लस ऑफ व्हाट? M3R। अरे समझ आता है ना ये सब? अपन क्या हो जाएगा बोलो? M1 प्लस M2 प्लस M3। अरे क्लियर है? चलिए बताइए M1R1 कितना हो गया बोलो? M1R1 कितना है? 2Li कैफ। वेरी गुड, वेरी गुड। M2R2 8 into what? 8 into what? L by 2I cap plus of what? √3L by 2J cap। Am I right? Plus M3 कितना है बताओ? 6 into what? 0I cap plus 0J अपॉन क्या है? सम ऑफ ऑल मासेस। 8 प्लस 2 प्लस कितना? चलो आई कैप को आई कैप में जोड़ोगे क्या? ये क्या हो जाएगा? 6Li कैप होगा क्या? अरे आता है सॉल्व करने ना। यहां से बताओ क्या हो जाएगा बोलो? प्लस 4√3 L j अपॉन कितना? 16। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ बताओ? 6L अपॉन 16I कैप प्लस व्हाट? 4√3 अपॉन 16 j कैप। L तो रहेगा ही ना, काट रहे हो काट दो, क्या हो जाएगा? 3/3L/8I कैप ना, प्लस बताओ √3/4 Lj। अरे आया था ये आंसर ना? चलो ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बोलो? 3L/8। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? √3L/4। आपको ये सब लिखने आता है ना? यहाँ डायग्राम में बता दोगे ना? 3L/8 होगा, 3L/8। इधर से एक्स कोऑर्डिनेट 3L/8 पे, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? √3L/4। तो अगर इसका एड्रेस बताना होता यहीं से तो आप कुछ इस तरह से दिखा देना, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? अरे यही है ना? कहीं कहाँ पे होगा बताओ तो जरा? ये ओरिजिन है तो कहाँ पे? 3L/8 कहाँ पे?
3L/8 किधर? अरे इधर कहीं होगा ना 3L/8। लो 3L/8 कहीं इधर ही ना होगा जी, कहीं लो ना इसी लाइन पे कहीं 3L/8 होगा। अरे होगा। और √3L/4 कहीं होगा इधर, कहाँ पे होगा √3L/4? एग्जैक्टली इसके बीच में ना, तो ये यहीं यहीं ऐसे ऐसे होगा। तो ये पॉइंट जो हो गया वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का हुआ कि नहीं? ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होता तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिख लेते, बोलो 3L/8 कोमा √3L/4। एम आई राइट और नॉट? समझ आया या नहीं आया? टफ है क्या जी? चलो समझ में आया मेन्यू? लास्ट क्लास नहीं आए थे आप? आए थे, गुड। परेशान है? क्यों परेशान है? वेरी गुड। क्या प्रेम प्रकाश, सब ठीक ठाक? वेरी गुड। नीरज का मुस्कान अलग ही लेवल का है आज, घर से आए हैं लगता है ना। किनका डाउट है इसमें? अच्छा यही, इससे पीछे चला जाओ क्या, और पीछे जाऊं? हो गया, वेरी गुड। और कुछ बोलिए, कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था किया जाना चाहिए ना। अच्छा, और बाबू ये भी हो गया? नेक्स्ट भी बाबू सोना। वेरी गुड, कॉपी कर लिए? गुड। रेक्टेंगल का नाम सुने हो आप ना? रेक्टेंगल का नाम सुने हैं आप लोग जी, डमरू लोग? क्या होता है रेक्टेंगल? क्या होता है रेक्टेंगल? एक रेक्टेंगल हमने कंसीडर किया है जिसका साइड लेंथ एल है और ब्रेथ क्या है, बी। अरे क्लियर है? चलो मुझे बताओ जरा, अगर यहाँ पे मासिव पार्टिकल रखे हुए, चलो बताओ कितना ले लो, तुम लोग बोलो, खुद ही बोलो, यहाँ पे कितना मास लूं? 4 kg। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितना लो, बोलो 8 kg। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे बोलो कितना? 1 kg, 6 kg। चलिए और बताइए यहाँ पे कितना? 12 kg। आपसे पूछा जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिमांड फॉर व्हाट? रेफरेंस पॉइंट। अरे कहाँ से निकालना है वही तो बताओ ना। तो रेफरेंस पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ खुद ही। रेफरेंस पॉइंट हमने इसी को कंसीडर कर लिया, ओरिजिन। और ये क्या है, एक से, और ये क्या है, ये क्या है डब्लू लोग? वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ये 12 kg है, कंफ्यूज मत होना, वो 12 kg है। 12 kg है तो है, और क्या। ये 4 kg और क्या है, 8 kg और क्या है, 6 kg। यू कैन डू इट योरसेल्फ, जस्ट डू इट। कर लोगे ना? जल्दी करो जल्दी करो। चलो बताओ तो जरा, मास के अनुसार चलोगे? बताओ इसको क्या मास मानो, इस मास को क्या नाम दूं, M1 दे दूं क्या? M1 कितना बोलो? चलो फास्ट लिखते, 4 kg। आरन बताओ, 0 i क्या प्लस व्हाट, 0 j। अरे क्लियर है? चलिए वेरी गुड।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, क्या लिखोगे आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? अरे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है डब्ल्यू एल, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो अगर इसको अगर मैं मास m2 बोल रहा हूँ तो m2 को कितना माना हूं मैं 8 kg, जिसका आप पोजीशन वेक्टर आप लिख पाओगे r2 वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो एल आई कैप। अरे क्लियर है, प्लस 0 जे कैप लिखना तो लिखो, मत ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, बताइए इस मास को हम लोग क्या बोल रहे हैं 3 के m3 बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ m3 कितना रहा बोलो 6 kg। अरे क्लियर है, r3 बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट, केवल इसका कोऑर्डिनेट लिखते हो थोड़ा ध्यान देना, पहले x कोऑर्डिनेट l, y कोऑर्डिनेट b, l कोमा b, तो क्या लिखोगे r3 एल आई कैप प्लस बीजे कैप, वेरी गुड। उसके बाद बताइए जरा अच्छे से, इसको m4 बोल दे रहा हूं ना, m4 हमने क्या किया 12 kg कंसीडर करा। चलो बताइए जरा बाबू आप लोग, r4 क्या हो जाएगा आपका बीजे कैप, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने आएगा ना आप लोगों को, क्या होगा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट b। अरे क्लियर है, तो क्या है यस, तो क्या हो जाएगा बीजे कैप, क्यों लिख दूं क्या? अच्छा, रेक्टेंगल होने के लिए याद रखना है, ये सब बताया हुआ है इसलिए इस पे चर्चा नहीं करना है, राइट एंगल तो है ही सब ना। चलिए सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, आर सेंटर ऑफ मास लिखना सिखाया हूं तुम लोगों को, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए, बताइए क्या लिखेंगे, इस सिस्टम कितने मासिव पार्टिकल को कंटेन किए हुए हैं, वेरी गुड, स्टार्ट हो जाएंगे। m1 r1 प्लस ऑफ व्हाट m2 r2 प्लस ऑफ व्हाट m3 r3, वेरी गुड, प्लस ऑफ व्हाट, अरे समझ आ रहा है डमरू लोग, अपॉन में क्या करोगे बताओ जरा, सम ऑफ ऑल मासेज, जोड़ देने का। अरे क्लियर है, चलिए बताइए m1 r1 ये तो ऐसे ही 0 हो गया, 4 इंटू व्हाट 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, नहीं लिखो तो बेटर है, फिर आगे बढ़ो प्लस आओ, यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे 8, केवल एल आई कैप ना, 0 जे कैप को छोड़ दो, फिर प्लस बताइए जरा 6 इंटू व्हाट एल आई कैप प्लस व्हाट अरे बीजे कैप। अरे क्लियर है, अरे समझ आ रहा है अरे बाबू लोग, फिर 12 इंटू व्हाट बीजे कैप, बीजे कैप बोले तो बीजे कैप और क्या अपॉन सारे मासेस को जोड़ दो एक ही साथ आप, क्या क्या बोलो 4 8 12 6 18 एंड 12 30 ना, गुड, सॉल्व करने आता है 4 इंटू 0 0 एक खत्म ही हो जाएगा, 8 एल आई कैप 6 एल आई कैप, अरे 8 एल आई कैप प्लस 6 एल आई कैप ना, तो 14 एल आई कैप, अरे हुआ, फिर 6 बीजे कैप, 6 बीजे कैप ही है ना, प्लस तो 18 बीजे कैप ना, अपॉन क्या 30। अरे क्लियर है, दिख रहा है ना, चलो बताओ क्या हो जाएगा बोलो 14/30, कौन सा कैप एल आई कैप प्लस ऑफ व्हाट बोलो 18/30 बी। अरे क्लियर है, क्या हो जाएगा 7l/15, 7l/15 आई कैप, खुद ही पढ़े जा रहा हूं कि समझ में भी आ रहा है जी, तो 9b अपॉन क्या 15, एम आई राइट, तो आप हाँ कैंसिल कर सकते हो, कर रहा हूं 3 से भी कर सकते हो, मतलब पूरा देखो यहीं पे कैंसिल करना तो फिर इतना क्यों टाइम लेने का, 6 से हाँ क्या हो जाएगा बोलो 3b अपॉन 5 जे कैप। अरे क्लियर है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया बताइए जरा आप, अरे एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कितना है रेडम लोग 7l बाई, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना 3b अपॉन 5। अच्छा पोजीशन वेक्टर वाला ठीक नजर आ रहा था या वो वाला डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख करके, अरे झूठ मूठ का क्यों यार, पोजीशन वेक्टर तो लिख ही लेते हो ना तुम लोग, अरे आता है या नहीं आता है, पोजीशन वेक्टर में किसी को दिक्कत है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, यही तो पोजीशन वेक्टर है, कोऑर्डिनेट लिखने आ गया तो पोजीशन वेक्टर नहीं लिख पाएंगे, अरे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, जिनसे बना है
ठीक है, जिनसे नहीं बना है और भी अच्छी बात, सीख रहे हैं कम से कम। नहीं सीख रहे हैं? यस। घर गए थे? वेरी गुड। कब लौटे? वाह, मुझे लगा मंडे को ही आओ बेसिकली। क्या जो ही सब ठीक ठाक? वेयर इज विद्या? गुड, वेरी गुड। ये तो ग्रुप बना लिया है लोग। उठो वहां से, क्या बैठो। लड़का निखिल उठेगा? उठो निखिल, इधर आ जाओ। समझ में आया अंकित बाबू? कोई दिक्कत? आसान सा चीज ही तो है, इसमें क्या टाइम ले। एक क्वेश्चन में तुम लोग को दिया था, देखिए जरा। इसीलिए तो दिया गया था। एक क्वेश्चन था ना, लिखो। पार्टिकल्स ऑफ masses m, 2m, 3m। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 166। सबके पास बुक है ना आप लोग के पास? वेरी गुड। लिख लो क्वेश्चन नंबर 6, लिखो आप लोग और इसको बनाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 6। और एक दो अच्छा क्वेश्चन था इसमें। एक और क्वेश्चन दिया था ना तुम लोग को। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 बना था या नहीं बना था? बन गया था, वेरी गुड। देखो क्वेश्चंस तो, कंसेप्ट तो सारा वही है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ चीज आपको जानने की जरूरत है ना। आप लोगों को तो पता ही होगा ना, ये दो चीज यूज होगा उसमें। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मालूम है आप लोगों को ना? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, ऐसे जा रहे हो ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आप लोग को मालूम है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो मालूम होगा ना जी। बायो वाले लोग का बेचारा क्या कहा जा सकता है, कोई बात नहीं। n × n + 1/2 पढ़े हो ना? अगर 10 तक का सम निकालना है तो n का वैल्यू 10 पुट करोगे, 10 × 10 + 1/2। अगर बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल मतलब का फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला ना याद है? पढ़ा हुआ है, ऐसा बताया हुआ है ना जी, मैं बताया हूं ना पहले भी। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1² + 2² + 3² + 4² +
डैश 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 डैश, वही n तक चला जाए, क्या होगा बोलो, याद है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू व्हाट, 2n प्लस 1 अपॉन 6, नॉट 3, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, याद रखने का। सम ऑफ q ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर, 1 क्यूब प्लस व्हाट, 2 क्यूब प्लस व्हाट, 3 क्यूब प्लस व्हाट, 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश 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 डैश, याद है ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर है डमरू, गलती से क्यूब मत कर लेना ऐसे, ये मत सोचना कि ये क्यूब है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब है, तो सोचना कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो रहा है तो उसका क्यूब लेंगे तो क्यूब कर देंगे, ऐसा मत करना, वो गलत फहमी मत रहना ना, फॉर्मूला यही है। याद रहेगा ये सब का यूज होता है, सेंटर ऑफ मास में अच्छा क्वेश्चन बना देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बन जाता है, बहुत अच्छा है, सीरीज ये सब याद रखना है आप लोग को। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n into n plus 1 upon 2, sum of a square of first natural number is what, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon sum of cube of first natural number, याद रहेगा या नहीं, भूलोगे नहीं ना, चलो ये कॉपी करो, उस क्वेश्चन को डिक्टेट करो, कोई दिखता हूं, जल्दी जल्दी, खोया खोया चांद, रब को याद करूं, सर्दी ठीक करा दे, yes stay good, I'm good। मुकेश बाबू तो पहले ही चले गए थे ना जी, देखिए कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है, सिस्टम ऑफ इन पार्टिकल्स का डिस्कशन चल रहा है ना, चलिए अच्छा बात है, अच्छा बात है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन पढ़ो, तो क्या था क्वेश्चन, अमन क्वेश्चन डिक्टेट करो। हाँ 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 हाँ, the distances of the center of mass of the particles from the fixed point in centimeter range। एक्स एक्सिस को ही कंसीडर कर लो, जैसे एक्स एक्सिस है ना, ये मान लेते हो एक्स एक्सिस है, देखो गौर करो क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। कुछ मासी पार्टिकल है, पहला मास m है ना बाबू, दूसरा मास कितना है 2m, अरे यही है शायद ना, थर्ड मास जो क्या है 3m, और फोर्थ मास जो कितना है 4m, और फिफ्थ मास जो कितना है 5m, ऐसे करते 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 बहुत सारे मासी पार्टिकल होंगे, ये nth पे आया है, nm है उसका मास, एम आई राइट, अरे क्लियर, अच्छा ये ओरिजिन से, मैंने तो इसको ओरिजिन बोल दिया, तो इसका लेंथ कितना है l, इसका कोऑर्डिनेट कितना है l, इसका कोऑर्डिनेट l, 0 लिख सकता हूं मैं ऐसे, अरे क्लियर है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 12, 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना 3l, 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना 4l, 0, अरे क्लियर है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5l, 0, और ऐसे ऐसे यहाँ पे आते हैं, इसका डिस्टेंस कितना हो गया nl, 0। बताओ सारे मासी पार्टिकल्स कहाँ पे लाई करें, एक्स एक्सिस के अलावा ना, तो सेंटर ऑफ मास के लिए संभावना बनता ही नहीं कि वाई एक्सिस पे जाएगा वो, if all particles are lying on x axis, of course its center of mass will also lie on x axis, am I right or not, so here I have to calculate only the coordinate of x axis, got it, सेंटर ऑफ मास का एक कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही निकालो डायरेक्ट,
क्वेश्चन वेक्टर के टर्म में बेहद का डिस्कशन नहीं करो, और अगर करना है तो कर सकते हो, उससे कोई खास दिक्कत होगा नहीं। चलिए बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा के रखा गया आप लोगों को ना, क्या पढ़ाया गया है बताइए? m1 x1 प्लस ऑफ व्हाट बालक, m2 x2 प्लस ऑफ व्हाट, m3 x3 प्लस ऑफ व्हाट, m4 x4 प्लस ऑफ व्हाट। अब लिखते मत रहो ऐसे, डायरेक्ट लिख लो mn इंटू व्हाट xn, एम आई राइट और नॉट, अपॉन सम ऑफ इंडिविजुअल मासेज m1 प्लस m2 प्लस बोल m3 प्लस डैश 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 mn तक जाएगा। अरे समझ आ रहा है? बोल चल। अब बताइए बाबू, ये क्या है? m1 कितना m, x1 कितना l, क्लियर है? प्लस बताइए m2 कितना, m2 2m, और l कितना, तो m3 कितना, और x3 कितना, कंफर्म हो? चलो आगे बढ़ो, बताओ तो जरा। 4m इंटू व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट 4m, ऐसे ही बढ़ते गए, क्या मिला मुझे? nm इंटू व्हाट, nl, कंफर्म हो? अच्छा जी, बताइए जरा, क्या है मासेज? m1 का वैल्यू m, m2 का वैल्यू, m3 का वैल्यू, m4 का वैल्यू, ऐसे करते करते जो लास्ट वाला है मास उसका कितना है? कंफर्म हो या नहीं हो? लगता है दिक्कत हो रही है बाबू सोना लोग को। अरे कोई प्रॉब्लम है? चलो सॉल्व करो। ये क्या रहा? ml हुआ क्या? प्लस बता जरा, 2 स्क्वायर ml होगा, प्लस 3 स्क्वायर ml होगा, फिर बता ml हुआ, अरे होगा, n स्क्वायर ml होगा, अरे होगा या नहीं होगा, अपॉन यहां से अगर n कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 डैश, क्या n। बात कुछ समझ में आया? ऊपर में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है? अरे निकल रहा है, क्या निकल रहा है बताओ? ml इंटू क्या हो जाएगा बोलो? 1 स्क्वायर। अरे 1 को 1 स्क्वायर तो लिख ही सकता हो ना। क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर लिख लोगे, अपॉन बता जरा क्या हो जाएगा बोलो? m को बाहर निकालिए, ये क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 डैश। अभी कोई टीचर आपको ये सब बात बताया था ना? कौन बताया रे? पहले आता था गधा, पहले वाले लोगों को क्रेडिट ही नहीं देता है लोग, डमरू लोग। एम से एम तो उड़ गया ना रे? अरे उड़ा कि नहीं उड़ा? ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है या नहीं? इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया है या नहीं? अरे क्या पढ़े हो? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। बातें कुछ समझ में आया? अब देखो यहाँ पे नीचे वाला जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ही तो है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पढ़ा के रखा है n इंटू व्हाट, n प्लस 1 अपॉन 2। लगता है कुछ तो दौड़ रहा है दिमाग में। अरे समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन का कोई औकात नहीं होता है, बस सीरीज वगैरह डाल देगा बीच में, थोड़ा सा टफ लगने लगेगा। तो बायोलॉजी के छात्र तो ऐसे ही परेशान हो जाता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता 2 + 2 - 2 कितना हो जाता है। क्या जी, बहुत लोग तो गड़बड़ा देगा। बहुत बार डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त पूछता हूँ कि 1 घटाना है, x का पावर 5 है बाबू, 5x टू द पावर 4 होगा, 1 घटाना है, वो भी घटाने में बहुत चकित रहता है। क्या कहा जा सकता है? व्यर्थ का नेसेसरी प्रेशर भी तो लेके चला हुआ है। और देख रहे हो इला के हाथ में जो पेंसिल है वो इतना बड़ा है कि कहा ही नहीं जा सकता है। धीरे धीरे इसका एज घटते जा रहा है, धीरे प्रेप में जाएगी एकदम सीधे एकदम आराम से, एकदम बोतल नहीं होता है लेकर के बैग हो जाएगी एकदम छोटा सा, एकदम और छोटा हो जाएगा धीरे धीरे। डमरू कहीं का। इसको सॉल्व करने कर लोगे कि मैं करूं? पहली बात तो सोच करके देखो, तुम लोगों को आता ही होगा। n इंटू n प्लस 1 तो ऐसे उड़ जाएगा। अरे उड़ेगा तो क्या बचा बोलो? l इंटू 2n प्लस 1, ये भी तो कटेगा क्या?
तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं, ये कंफर्म हो? यही आंसर है क्या रे डब्लू लोग? समझ में आया? अगर ये दोनों सीरीज नहीं आता तो क्या करते? तो ये सीरीज आना जरूरी था। क्या जरूरत था? सीरीज आना। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हाँ हाँ, समझ में आया? कौन बहुत चिंता में? बहुत तरह का सीरीज में तुम लोगों को बताया, याद है ना? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाते वक्त बताया नहीं हो रहा सीरीज? ओम, बहुत सारा सीरीज बताया हो ना? बहुत लोग को ये भी मालूम नहीं होता है, गड़बड़ा जाना मत रे। अच्छा, तुम लोग सीरीज पढ़ाया हो कि नहीं बहुत सारा शाम वाले बैच में? ओ, शाम वाले बैच में बताया हो ना? वो हर तरह का सीरीज में बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चंस उठाया, हर तरह का सीरीज पे बनवाया था क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ ही बच्चा अच्छा है, बाद बाकी लोग दुष्ट दुष्ट। तो लोग अगर याद नहीं रहेगा तो लिख लेना, ये सब सीरीज याद करने के वाला चीज है बाबू। ये सब याद है ना आप लोग को? यही सब ना आगे आगे आप लोग क्वेश्चंस को टफ बनाएगा, मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत टर्म डाल करके याद रह जाएगा ना। ठीक है, एक सीरीज और भी इन लोगों को बताया था, बहुत सारे लोग बता तो जरा। 1 - 1/2 प्लस ऑफ व्हाट? 1/3 - 1/4 प्लस ऑफ व्हाट? 1/5 - 1/6, यहाँ तक प्लस व्हाट? 1/7 - 1/8। ऐसे करते करते ए इन्फिनिटी तक गया था। ये सीरीज बताया था आप लोगों को ना? सोच करके आना तो कौन सा सीरीज है, इसका वैल्यू कितना होता है? कोई बता देगा तो मैं अभी तुरंत नगद पुरस्कार दूंगा। मैं अपने पर्स का सबसे बड़ा नोट। नहीं नहीं नहीं, मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट नहीं। ना ना ना, देख रहे हो कितने लोग बोल रहे हैं जीपी बोल रहा है। लो, हाँ जी जीपी है, जीपी है रे, एपी जीपी और एचपी है। वक्त दूं तो देख रहे हो ना, डायरेक्ट बोल रहा है। मैं बता दूं सर, क्लास अटेंड किया हो तो बताओगे? तू अब्दुल्ला, तू बताएगा? सोच करके आओगे, सोचने की कोई जरूरत नहीं। याद रखना, एक सीरीज होता है ना, तुम लोग पढ़े भी होगे बउआ। ये सीरीज पढ़े हो? ये सीरीज पढ़े हो? लॉगरिथम ऑफ 1 + x टू द बेस e वाला। बस x की जगह केवल पुट कर दो, केवल आप 1। ये लॉगरिथम ऑफ 2 है ना, टू द बेस e। ln2 भी बोल सकते हो इसको। इसको याद रख लेना, इसको याद रखना। सीरीज अच्छा सीरीज है, मतलब क्वेश्चंस को टफ बनाया जा सकता है सब डाल करके। नहीं समझ में आया, ऐसे घूरने का नहीं, याद रखने का। चलिए 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 चलिए। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ इन पार्टिकल्स का कंसेप्ट खत्म ना? अरे एड्रेस ही तो बताना था, वो बता लोगे ना? या तो पोजीशन वेक्टर है तो उसके टर्म में जाइए, या कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख के जाना है उसके टर्म में जाइए। पोजीशन वेक्टर से एक काम आसान हो जाता है, 3 इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 अलग अलग ऐसे लिखना बेकार बात है, डायरेक्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता? एड्रेस ही तो बताना है। चलो
मास डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं पढ़ाया था, तुम लोग को याद है? अच्छा, गुड। हेडिंग दो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, याद है आप लोगों को? मास का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का हो सकता है? लेंथ के अलॉन्ग, सरफेस एरिया पे और वॉल्यूम पे। अरे यही ना, ये भगवान, ये सभी बताना पड़ेगा क्या जी? मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का, लिख। जो लिखवाना आप लिखवाओ मेरे से। चलो, मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन भाई? कौन कौन सा? कौन कौन सा? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन समझ आओगे? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरफिशियल भी बोला जाता है इसको, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड क्या? वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंडिया में कितने रुपए का पेट्रोल है, बता पाओगे क्या जी? कौन बोला 97? ल, मेरा क्वेश्चन सुने नहीं, ऐसे ही उठ के चल दिए इधर। मैं पूछा इंडिया में कितने रुपए का पेट्रोल है, हाउ इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्क्राइब इट? संभव है कि बता देगा वो? लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन होता 1 लीटर पेट्रोल का कीमत कितना है अभी रांची में, तो क्या करते आप? बता देते कि नहीं 1 लीटर पेट्रोल का कीमत? अरे डमरू, पूरा इंडिया में कैसे पता है? हो सकता है कि बहुत जगह का तुमको पता भी नहीं हो। अब शिवांगी ले जाके घर में रखी है 5 लीटर और अलग से डीजल रखी है, पेट्रोल रखी हुई है छुपा करके, वो तो किसी के बारे में पता नहीं ना है। लेकिन मुझे अगर 1 लीटर पेट्रोल का कीमत पता चल जाए तो मेरे लिए बहुत सहूलियत की चीज है। अरे है कि नहीं? हम लोग हमेशा इंटरेस्ट किस में लेते हैं? 1 लीटर क्वांटिटी में ही नहीं लेंगे जी। अगर वो पता चला तो 20 लीटर की बात है, 30 लीटर की बात है, 40 लीटर की बात है, कितना पेट्रोल लाना है ले आओ, ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई कंफ्यूजन है? मेरा ये मानना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, आपको पूरा इंडिया में कितने रुपए का पेट्रोल है पता नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, किसी को जानने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जानना तो जरूरी है का विषय है ना कि आपको पता होना चाहिए 1 लीटर पेट्रोल का कीमत कहाँ पे कितना है। अभी फिलहाल अभी झारखंड में, आप तो झारखंड में पता कीजिए आप 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितना है, वो तो मालूम रहेगा ही ना आपको। झारखंड में और ज्यादा थोड़ा सा जाओगे तो थोड़ा बहुत होता है, पैसा का फर्क पड़ता है। आप रांची में हो तो रांची पता करो कितना है, तभी ना बता चल पाएगा। अब मान लेते हैं ए शिवांगी अपने ड्राइवर को बोल दी एकदम जा करके कावेरी को कि जाओ मेरे गाड़ी में पेट्रोल भरवा करके लेते आओ, ठीक है? अब इसको पर पेट्रोल का कीमत ही पता नहीं। इसका थार लेकर कावेरी गई है और कावेरी वहां केवल 6 लीटर भरा करके और चली आई और यहाँ बोल दे कि इतना का भरा दी, दिक्कत होगी ना। इसलिए शिवांगी के पास आइडिया होना चाहिए कि 1 लीटर पेट्रोल का कीमत कितना है। ये दी थी इसको कितना, 1000 रुपया दी थी, अरे है ना, तो क्या होगा, कितना पेट्रोल आएगा पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जो इंटरेस्ट लेना हो 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट में इंटरेस्ट ले रहे थे हम लोग। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ जैसे अगर कोई रॉड है, मास तो या तो रॉड पे बढ़ सकता है, ऐसे गौर करो ना, ये रॉड है, इस रॉड का जो रॉड का लेंथ है, लेंथ के कंपैरिजन में आप समझ सकते इसका डायमेंशन है, थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ही, उसको तो इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अगर इसका लेंथ एल है और इस लेंथ एल पे पूरा मास जो बटा हुआ है वो मास सेम है, अभी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, इक्वल लेंथ में इक्वल मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है।
हर जगह भी इनफॉर्म ही कंसिडर करेंगे ना। अरे कोई प्रॉब्लम, कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इनफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अरे क्लियर है। अगर मैं मान लेता हूं इसका, सोचो जरा, इसका सरफेस मतलब लेंथ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेंथ पे ही है। तो अगर पूरे का मास एम है और लेंथ एल, मैं मान लेता हूँ ऐसे लिखते हो ना, एल लेंथ में कितना मास एम, तो यूनिट लेंथ में कितना मास भाई एम। इसी को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, इसको बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेमडा। बात समझ रहे? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मुझे कुछ भी मतलब नहीं, यूनिट लेंथ में कितना मास। अगर यूनिट लेंथ में मास कितना है पता वो चल गया, तो फिर जितना लेंथ है उतना मास पता चलते रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं बोला कि 1 मीटर लेंथ में 2 केजी मास आ रहा है, 1 मीटर लेंथ है उसमें मान लेते 2 केजी मास आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 10 मीटर में कितना आएगा, तो बता नहीं दोगे, अरे मल्टीप्लाई ही तो करना है ना। तो इसको क्या बोला गया है? लीनियर मास डेंसिटी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि समझो इस चीज को थोड़ा सा। यूनिट लेंथ में कितना मास है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? लेमडा से। इसको बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी। मैं समझ दे रहा हूं, बोल ही दिया हूं। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की जगह डेंसिटी करना, LMD लिख दो ऐसे, क्या लीनियर मास डेंसिटी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेमडा से। तो आज के बाद अगर लेमडा अगर लिखना हो जैसे, तो क्या हो गया? M/L भी यूज कर लो, हो सकता है DM/DL भी यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ेगा क्या? एक ही चीज ना है। 1 मीटर लेंथ में कितना मास है उसकी अकॉर्डिंगली 100 सेंटीमीटर में भी तो निकल सकता है ना। अरे वही बात है, 10 सेंटीमीटर में कितना मास होगा नहीं निकालोगे क्या? ये 1 मिलीमीटर में लेंथ में कितना मास होगा नहीं निकाल लोगे क्या? अरे वही चीज में रहेगा। इनफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंगली ही ना सारा चीज एडजस्ट करेगा अपने आप को। तो खैर ये सब बात तो पता ही होता है, लेकिन दिक्कत होती है। बताओ इसका अगर देखा जाए लेमडा किस फॉर्म में दिया, तो केजी पर मीटर न रे, केजी पर मीटर में ही ना दिया रहेगा। मास पर यूनिट लेते तो केजी पर मीटर नहीं देगा क्या? कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका पूछ दे, छोटा मोटा बात ही है, छोटा मोटा बात ही तो कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा बात कर रहा हूँ क्या है? सब कुछ मालूम है आप लोगों को, केवल रिकॉल करा रहा हूँ और क्या, केवल टाइम तो पास कर रहा हूँ मैं अभी। अरे यही ना कर रहा हूँ, कोई डर से ही नहीं बोलते इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है बबुआ? M1 L-1 और T होता क्या? 0। ऐसे लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जरा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताता जा रहा है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का, एक तो एग्जांपल ले रहा हूँ। ये दिख रहा है आप लोग को? पता नहीं। अरे ठीक है रे डमरू लोग, रिंग देखे हो रिंग? अरे पहनते हो यार तुम लोग, गजब नमूना। ये रिंग है, इस रिंग का रेडियस कितना है? मैं मान लो इस रिंग का रेडियस कितना? R। इस रिंग का रेडियस कितना है? R। बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ पे? और रिंग पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? एरियल, सुपरफिशियल, वॉल्यूमेट्रिक। अरे लेंथ पे ही ना मास बटा रहता कि पूरा ऐसे है। कहाँ रिंग है भगवान, कहाँ कहाँ डोरे? कोई पहना है? कोई वो भक्त नहीं, शिव भक्त कोई नहीं है। यस देखो, अरे है कि नहीं? इसका मास कहाँ बटा हुआ है? सरफेस पे बटा हुआ है कि लेंथ पे बटा हुआ है कि वॉल्यूम में बटा हुआ है? तो इसका वॉल्यूम भी लोग निकालने लगे। लो वॉल्यूम, मैं बोलूंगा इसमें थोड़ा चाय लिया, वॉल्यूम ले चाय लिया, इसमें चाय भर के लेते हो। अरे पॉसिबल है क्या? तो अगर देखा जाता तो बताओ पूरा पूरा मास जो है वो एम है। कितना मास है पूरे रिंग का? मास कितना है रिंग का? मास आपको पता चल गया कि कितना है मास एम। इसका लेंथ कितना होगा? रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा यहां से यहां? बताओ जरा, यही ना रिंग का लेंथ है रे पूरा। वेरी गुड। क्या लेंथ होगा ये? 2πr। तो अगर इसका लेमडा अगर लिखना होता तो आप इसका लेमडा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बाबू लेमडा क्या होता है? मास पर लेंथ। मास एम है और लेंथ कितना है? 2πr। आराम से नहीं लिख लोगे? टफ है क्या? बात समझ में आ रहा है?
ये टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और आप लोग मुझसे पूरा शुरुआत ही करवा दिए, कहीं कोई दिक्कत? चलिए ध्यान सुनो, सरफेस मास डेंसिटी का कंसेप्ट देखो। जैसे अगर कोई ले लिया, मैं मान लेता हूँ हॉलो स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया? हॉलो स्फीयर। जैसे हॉलो स्फीयर, इसका रेडियस क्या है? r। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का नाम सुने हो ना कहीं, देखे हो? अरे बैलून रे, अरे बैलून से नहीं सीखेंगे सर, फुचका बताइए। मानते हो ना, अंत में पापड़ी दे दी। फुचका के अंदर पानी भर रहे हो ना, बिना पानी वाला फुचका, लगभग स्फीयर है मान लो। लो देखो, सबको एकदम पूरा कितना अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। फालतू बात होगा तो समझ में आ ही आता है। फुटबॉल है तो फुटबॉल का मास कहाँ बटा हुआ है? सारा अंदर में तो एयर न है रे। अब याद करे कि नहीं सर, हम लोग तो पॉलिथीन का बनाते हैं, अलग तो मास पूरा कहाँ पे बटा होगा? इसके सरफेस पे ही ना बटा हुआ है डमरू लोग। तो बताओ ये क्या है, ध्यान देना, इसी को समझो। पूरा एरिया पे जो मास बटा होगा वो कितना मास है? ए ना। तो आप बताओ, हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखना, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा मास पर यूनिट एरिया को ही क्या बोला गया है? सरफेस मास डेंसिटी। ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोग का, मुझसे क्यों दोबारा काम करवाते हो? ये सब पढ़े नहीं हो तुम लोग यार। डीएम अपॉन डीए भी लिख सकते हो। मास पर एरिया, यूनिट एरिया में कितना मास प्रेजेंट है, वही तो सरफेस मास डेंसिटी है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो सरफेस मास डेंसिटी अगर कोई बोलता तो क्या होता? मास पर एरिया ही तो सरफेस मास डेंसिटी है ना। चलिए इसका यूनिट अगर बोल दे तो किस में दिया देगा बताओ? मास केजी में और एरिया किस में? मीटर स्क्वायर में। अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह का चर्चा अगर कर भी दे तो क्या हो जाता है? बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे बोले नमरू लोग, कितना? m1 l-2 t0। अरे क्लियर है, सब आता तो है। इसको क्या बोला जाता है? सरफेस मास डेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। अरे क्लियर है? चलो इसी में बताओ जरा, अगर इसी एग्जांपल को अगर मैं लिखना चाहता यहीं पे एग्जांपल बताओ, इसका सिग्मा लिखना हो तो सिग्मा क्या करते बोलो? सरफेस पे कितना मास है? m। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बाबू? वाह वाह, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ना, डमरू कहीं का। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया की बात हो रही है तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ना बाबू। अंदर में कुछ नहीं है, हवा है, खाली जगह है। ले, नहीं समझ में आया तो क्या हो? सरफेस एरिया कितना? मास पर अपॉन 4 पाई, सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर ना होता है, इसका सिग्मा ऐसे लिख लेंगे। अरे क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? छोटा मोटा चीज पे तो पूरा टाइम बर्बाद करवाते हो मेरा। अच्छा ही वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन देखे हो कहीं पे? तरबूज, पूरा स्फेरिकल तरबूज है एकदम, देख रहे हो? सब जगह पूरा है। पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे पूरा वॉल्यूम में ना, पूरे वॉल्यूम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, होगा कि नहीं होगा? पूरे वॉल्यूम में होगा कि नहीं होगा? तरबूज क्या केवल ऊपर तक रहता है? ले, ऐसा तरबूज आने लगेगा तो फिर तो चौपटी हो जाओगे ना। तो क्या है, इसका पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अंदर तक है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? पूरे अंदर तक। लो, इसका रेडियस कितना है? r। अरे क्लियर है? चलो बताओ जरा, अगर रेडियस इसका r है, आप बताओ, जो चीज वहां, इसको केवल नाम से ही बताना चाह रहा था, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को। किससे? रो से। तो क्या हो जाएगा? रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोला गया वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। क्या बोला जाता है? और सिंपली मास डेंसिटी भी बोल करके निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। अरे क्लियर है? समझ में आया होगा? बताओ इसका सेट क्या है बोलो? केजी पर मीटर क्यूब ना, केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते तो क्या आता है बोलो? m1 l-3 t0। अरे कोई प्रॉब्लम? अब बताओ तो जरा, अगर इस सॉलिड स्फीयर है, क्या स्फीयर, कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब समझ लो ना, पूरे वॉल्यूम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉलो स्फीयर में केवल कहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन था? ये हॉलो स्फीयर है, कहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन था? सरफेस पे, केवल सरफेस पे, केवल कहाँ पे?
सरफेस पे। बताओ अगर इसका रो लिखना होता मुझे तो रो कैसे लिखते? मास पर वॉल्यूम ना रे, तो मास तो एम है और वॉल्यूम कितना? अच्छा, और उस वक्त भी था सरफेस एरिया में 4/3 पाई आर क्यूब था। डब्ल्यू आर क्यूब खुद ब खुद पता चल रहा है वॉल्यूम ही होगा। अरे आर क्यूब तो वॉल्यूम ही ना होगा, तीनों डायमेंशन के लोग चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एम अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? 4/3 पाई आर क्यूब। बातें कुछ समझ में आई है या नहीं? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? कोई दिक्कत? ये अभी बता दिया तो फिर बार बार मत रिपीट करना, केवल कुछ टर्म था जिसको समझाना था मुझे। कोई अगर बोल देता है लेमडा क्या है, तो लेमडा क्या है भाई? लीनियर मास डेंसिटी। अरे है कि नहीं? मास के लॉन्ग बटा हुआ रहेगा, लेंथ के लॉन्ग मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेंथ के लॉन्ग मास बटा है कि नहीं? जैसे क्या हो गया, बहुत सारा चीज आप लेने जाते हो, खरीदते हो, बहुत सारा चीज ऐसे खरीदते होगे। मास का डिस्ट्रीब्यूशन, रिंग है तो रिंग में क्या था, रिंग पे मास कहाँ पे बटा है? इसके लेंथ पे ही ना बटा होगा बाबू, यहीं पे ना बटा होगा। ये रिंग है, ये क्या है? रिंग। याद रखना, नहीं तो कहीं घींच नहीं लेना कि सर हॉलो स्फीयर बनाया है कि सॉलिड स्फीयर बनाया, पता ही नहीं। ये रिंग है, रिंग पे मास कहाँ बटा, मतलब रिंग पर अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो कहाँ पे होगा? उसके लेंथ पे, सर्कमफ्रेंस पे। अच्छा यहाँ पे बताओ सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सरफेस मास डेंसिटी। अरे है, सरफेस मास डेंसिटी किसको बोल रहे हैं हम लोग? मास पर यूनिट एरिया। अरे यही ना, हॉलो स्फीयर लिए तो हॉलो स्फीयर में कहाँ मास बटा हुआ है? सरफेस। अरे क्लियर है? कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो क्या जी? अच्छा जी, बताओ यहाँ पे। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में मास पूरा बटा हुआ है, सॉलिड है, सॉलिड। तो सॉलिड में पूरे मास कहाँ वॉल्यूम में बटा हुआ है कि नहीं? लेमडा सिग्मा रो का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? स्नेहलता आया कि नहीं आया? लेमडा का मतलब लीनियर मास डेंसिटी समझो, सिग्मा का मतलब नहीं, मतलब सिंबल है, और रो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक मास। समझ में आया? आप सोच रहे होंगे इस पर वक्त दूंगा मैं, तो तुम लोग को कोई वक्त नहीं दूंगा। ये केवल समझाया हुआ है, सब चीज समझाया हुआ था, कोई वक्त नहीं मिलेगा इस पे कॉपी करने के लिए। जल्दी कीजिए। केवल छोटा छोटा टर्म लिख करके निकल जाओ, सिग्मा रो और लेमडा। आगे नहीं बढ़ना है क्या? तो जल्दी कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब सेंटर ऑफ मास हम लोग कंटिन्यूअस वोल्टेज का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कंटिन्यूअस वोल्टेज का। तो कंटिन्यूअस बॉडी क्या क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस बॉडी जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है? या तो लेंथ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो फिर क्या होगा, एरिया पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर कहाँ पे होगा, वॉल्यूम में होगा। अरे यही ना। तो अगर कहीं पे भी इसका अगर सेंटर ऑफ मास मैं माने तो कोई कंटिन्यूअस बॉडी है इस तरह का, अब आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका। पूरे पे मास कितना बटा हुआ है? मास सेम है। अरे क्लियर है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वक्त मिलेगा, घबराना मत। स्लाइड फिर पीछे कर दूंगा और अगर दिक्कत होगी। एक दो बात बता कर क्लास ऑफ करने दो मुझे। ए क्या है? ए ओरिजिन, एक्स एक्सिस है, और क्या है? वाई एक्सिस, और क्या है? जेड एक्सिस। अरे है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? तो आप जब भी अगर कोई मास दिया रहे
कोई भी बहुत कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो रॉड हो सकता है, या तो सॉलिड स्फीयर हो सकता है, या तो हॉलो स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, वहां से एक छोटा सा मास कंसीडर करो, कोई छोटा सा मास हमने कंसीडर कर लिया। इस मास का नाम कोई एलिमेंट्री मास बोलते हैं इसको, उसका कुछ मास डीएम होगा। डीएम आप आसानी से निकाल सकते हो। डीएम निकालने के लिए आपके पास 3 चीज बचा हुआ रहेगा, बताओ। लेमडा इक्वल टू पढ़े और डीएम बाई डी एक्स की नहीं, या डीएम बाई डी एल लेंथ है तो, या फिर सिग्मा भी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, डीएम अपॉन डी ए। अरे क्लियर है, रो के टर्म में दिया तो रो भी क्या है, डीएम अपॉन डीवी, ये सब पढ़े होगे ना। तो डीएम किसके बराबर आ सकता है, डीएम रो डीवी के फॉर्म में भी आ सकता है कहीं आवश्यकता अनुसार, डीएम सिग्मा इंटू डीए के फॉर्म में भी आ सकता है कहीं पे। अरे क्लियर है, और डीएम क्या आ सकता है, लेमडा इंटू डीएल के भी फॉर्मेट में आ सकता है। अरे आएगा, डीएम या तो लेमडा डीएल है, सिग्मा डी है, रो डी भी आएगा, इसी तरह से ना आएगा जी, लेकिन आएगा जरूर। क्लियर है, अब डीएम पता चल गया। अब इसका आप बताओ, इसका आप तो सेंटर ऑफ मास तो निकाल ही सकते हो, पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल इसको बोले, तो इसका क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा तो आपको पता ही चल जाएगा ना, वो नहीं पता चलेगा क्या, वो पता चल जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। उसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स कोमा, ऐसा बोल सकते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जो भी रहा मान लेता हूँ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोऑर्डिनेट रहा। अरे क्लियर है, तो आप सबसे पहला काम क्या करो, इसका सेंटर ऑफ मास आप निकालने का जो फॉर्मूला आप बताया जा रहा है, या पूरा बॉडी का बताया जा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सोच करके देखो। एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, अगर इस पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं कि नहीं, अरे भाई यहाँ पे भी तो है कि नहीं, यहाँ पे भी तो है कि नहीं, है कि नहीं, आप गौर से देखो ना, लो ना, यहाँ पे भी है कि नहीं, हर का कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है कि नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। यहाँ पे भी कहीं पे कोई दूसरा ले लो, कोई दूसरा ले लो, यहाँ पे हो सकता है करीब। तो ऐसे से इनफाइनाइट एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इससे पड़ा हुआ कंटिन्यूस बॉडी। अगर एक सॉलिड स्फीयर लियो तो सॉलिड स्फीयर इनफाइनाइट पार्टिकल्स है कि नहीं है, रिंग ले लो तो रिंग पे भी इनफाइनाइट पार्टिकल्स है कि नहीं अरे आपके लिए जो साइज बहुत छोटा हो सकता है, किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा हो, वो तो डिपेंड करता है ना। अभी क्या देखे, देखो तो तुम्हारे लिए बहुत छोटा है कि बड़ा है, इसको माइक्रोस्कोप से देखो बड़ा नजर आएगा, अरे आया कि ये रेफरेंस लेवल में है जी, किस रेफरेंस से आप देख रहे हो वो डिपेंड करता है, उस पर ना डिपेंड करता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लियो, उसका कोऑर्डिनेट वगैरह लिख सकते हो आप आराम से कि नहीं लिख सकते, तो उसका क्या लिखो, जैसे अगर आप लिखना चाहो तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होता है इस एलिमेंट्री मास का, तो क्या लिखते, एक्स डीएम अपॉन क्या डीएम। आप सीधे इंटीग्रेट आप कर सकते हो ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, फिर पूरे बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन पहले डीएम एलिमेंट्री मास कंसीडर करने आना चाहिए। अभी मैं कितना भी समझा दूं, जब तक एग्जांपल से नहीं समझाऊंगा कुछ समझ में आने वाला नहीं है तुम्हें। क्लियर है, हाँ, केवल बताया जाए, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें इससे की जा सकती है, लेकिन जब तक एग्जांपल्स नहीं लेंगे समझ आने वाला कुछ नहीं। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पूरे बॉडी का निकालो, तो पहला काम करो क्या भाई, y इंटू डी, और फिर क्या है इंटीग्रेशन डी का। वैसे z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लेंगे तो क्या लेंगे, जेड डी एम अपॉन क्या हो जाएगा। अरे कोई प्रॉब्लम, लेकिन एलिमेंट्री मास कंसीडर करते हुए बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा। अरे क्लियर है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं इसको बाहर भी निकाल सकता था, इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकता हूँ कि सर बॉडी का मास तो पता ही होगा आपको डीएम, कि पूरे बॉडी का मास सेम है ही, सेम ही ले लो। कहीं कहीं मास भी फंक्शन दे सकता है ना, आपके पास मास भी नहीं दिया हो सकता है मास लेंथ का फंक्शन हो सकता है मास एरिया का फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त में। इसीलिए मैं डीएम को इंटीग्रेशन के अंदर रखा हूँ। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी दे ही दिया आपको, कोई अगर बॉडी दे दिया उसका मास भी दे दिया तो आप इतना चर्चा नहीं करोगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे आप एक्स डीएम रहने दो, और आपको तो पता ही है कि ये डीएम मास ही तो है, 1/m ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पे ये 1/m इंटू व्हाट, वाई डीएम भी लिख सकते हो।
अब ये क्या है, यहाँ पे 1/m इंटू क्या लिख सकते हो आप, वेट दी। अरे कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह पूरे कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकल जाए। एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ अभी, देखो तुम लोग जानते भी होगे, ऐसा कुछ है नहीं। देखो जैसे एग्जांपल 1, रॉड, तुम जानते हो रॉड, यूनिफॉर्म रॉड ले रहा हूँ। एक रॉड हमने कंसीडर करा, एक रॉड है, इस रॉड का मास क्या है, मान लेता हूँ m, और लेंथ कितना है a। ये यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर कर रहा हूँ। कैसा कंसीडर कर रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब समझ रहे हो ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना, जितना छोटा सा जो लेंथ, हर लेंथ पे इक्वल मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी को ना बोलेंगे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझ मेरे से पूछा गया इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, क्या बताइए, सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास अगर आपको बताना है तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। चलिए इस इंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, इस इंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और इधर मैं दिखा दिया एक्स एक्सिस को। अरे दिखाया। अब एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ कितना है l, अरे है, तो मुझे क्या करना है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बताना है। तो सबसे पहला काम क्या कह रहा हूं मैं, एलिमेंट्री मास कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो, उस एलिमेंट्री मास का कंसीडरेशन करने के लिए हमने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ऐसा करता हूं मैं नीचे दिखा देता हूं ना, x डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा स्ट्रिप लेंथ कंसीडर कर रहे हैं dx का, कितने का, dx। ये हमने एलिमेंट्री मास कंसीडर कर लिया, लो यही हमारा एलिमेंट्री मास था। इसका मास कितना है, dm। dm निकालने तो आता ही आप लोग को, बताइए, पढ़े नहीं हो, ऐसी पर एल लेंथ का मास कितना है जी, m, तो यूनिट लेंथ का मास क्या है, m/l, इसी को ना लेमडा बोलते हैं हम लोग। अरे इसी को लेमडा बोले हो, तो बताओ कितना लेंथ का मास कंसीडर करना है, इसका लेंथ कितना है, dx ही ना है, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा बोलो, m/l इंटू, नहीं होगा। अरे समझ में आया? अब बताओ इसका मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो जो एक्स जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वही कैलकुलेट करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट क्यों निकालने जाए, अर्थ का जेड कोऑर्डिनेट क्यों निकालने जाए, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप लोग को पढ़ा करके रखा नहीं गया है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या पढ़ा के रखेंगे बोलो, एक्स डीएम अपॉन व्हाट, अरे डीएम ना, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स देखो यही पे ना है, इसका कोऑर्डिनेट देख रहे हो तुम लोग, अगर देखा जाता तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना होता, इस एलिमेंट्री मास, जो एलिमेंट्री मास कंसीडर कर रहे हो इसका कोऑर्डिनेट लिखना होता तो क्या लिखते बोलो, x, 0,0 ही नहीं लिखते, तो वही तो ये वाला x है, वही x ना, x dm है वो। अरे बात समझ रहे हो, तो x तो x रहा, dm कितना है बताओ, m/l इंटू क्या है, dx, अरे है। और बताओ यहाँ पर dm कितना है वाला मास जो निकाले, और dm तो m ही ना है, पूरे मास का इंटीग्रेशन करो तो m ही तो है वो मास। अब क्या करोगे आप, देखो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हो, m/l बाहर आया, क्या किया आप, x dx, और पहले से m है यहाँ पे, अरे है ना ये वाला m रहने दो, m कट गया क्या, ये 1/l इंटू क्या बचा, x dx बटा क्या। अब बताओ लिमिट लेते हुए ध्यान देना है, पूरे रॉड को कवर करने के लिए x का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के कहां तक, x इक्वल टू, अरे यार जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट का ही तो ध्यान देना मेन है। तो अगर पूरे इंटायर रॉड को अगर कवर करना हो तो x का वैल्यू कहां से कहां घुमा दोगे, 0 से, खत्म। नहीं समझ में आया, तो आप बताओ जरा, 1/l रहा, x का इंटीग्रेशन क्या है पता है आप लोगों को, x²/2, कहां से कहां इंटीग्रेट करें, 0 से l, तो बताओ ये 1/l रहा, एक पुट करने आता है सारे, l²/2, l से l उड़ा क्या, l/2 आया कि नहीं। तो इसका मतलब रॉड जो है, रॉड कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहीं से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है, l/2 पे, मतलब एग्जैक्टली बीच में रहेगा कि नहीं सेंटर ऑफ मास, यही सेंटर ऑफ मास का। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप, थोड़ा बहुत अगर कुछ कंफ्यूजन रहा होगा इसमें तो अगले क्लास में और भी अच्छे से चर्चा करेंगे ना। कैन आई स्टॉप राइट नाउ, आज के लिए इतना ही, चलिए कॉपी कर लो आप लोग नेस्टर से।
ये कॉपी नहीं किया है क्या आपने? चल
बोला हम एक आदमी बैठेंगे खाली से जब तक मेरा वेट नहीं आता तब तक खाली बैठेंगे रुको अरे क्लास करेंगे तो क्या करना है पासवर्ड नहीं आना मेरे को हेलो पांच पार्टिसिपेंट थे
मम्मी जा रही हो अरे मेरे ड्राइवर बता लाइन में बेइज्जती करके लगा जुपिटर नहीं हार चला एक बार